नमस्कार साथियों, जो पॉलिटिक्स से संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ से संविधान सभा की समितियां दे रखा है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दे रखा है। मूल अधिकार जो समिति है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार जो समिति है या मौलिक अधिकार समिति है, इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय जो समिति है उस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और प्रांतीय ही नहीं मेरे दोस्तों, परामर्श जो समिति है इस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। तो 4-3 इसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किसके माध्यम से पेश की गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 के अधिनियम के तहत, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम और 2003 का 91वां संशोधन अधिनियम। तो मेरे दोस्तों आपको स्वयं को पता है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत तो अनुसूची जो 11 है उसको संविधान में जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 12 को संविधान में जोड़ा गया था। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके तहत मंत्री परिषद का आकार तय हुआ था। किसका आकार तय हुआ था? मंत्री परिषद का आकार तय हुआ था। जबकि जो 10वीं अनुसूची है उसको 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्टिकल जो 14 है उसमें क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समानता, यानी 4 नंबर। आर्टिकल जो 17 है इसमें अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत की भावना का अंत। आर्टिकल जो 21 है इसमें लिखा हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 29 में क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो पहले में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ये रहा 4। दूसरे में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 आ गया। उसके बाद में तीसरे में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तीसरे में 3 आ गया। चौथे में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, चौथे में 2 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए जो कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 कहीं लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है। सम्मान नागरिक संहिता है वो आर्टिकल कौन से में? 44 में। नेक्स्ट, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना आर्टिकल कौन से में? 48 में। और कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का जो बंटवारा है वो आर्टिकल कौन से में है? 50 में। तो पहले में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है। दूसरे में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है। तीसरे में 1 आ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है भाई? तीसरे में 2 आ रहा है और चौथे में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो 1 नंबर बैठेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं? राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे, ये तो है। आह्वान पर राष्ट्र की सेवा अर्पित करना, ये भी है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये नहीं है। अपनी साझा संस्कृति समृद्धि धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उनका संरक्षण करना, इसमें जो होगा वो सी है, ये नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं? तो ए बी डी होंगे, ए बी डी केवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के उपबंधु के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट द्वारा की जाती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति होती है वारंट के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, या फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है? मेरे दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो अध्यक्ष हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन क्या वारंट से करता है, यानी हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र से करता है? तो नहीं, केवल इसमें ए और बी होगा। तो ए और बी किस में है? बी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे राज्यसभा का विश्वास प्राप्त हो। राज्यसभा का कोई लेन देन ही नहीं होता है। लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, लोकसभा अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त हो, या प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। जब लोकसभा विघटित हो जाते हैं तो सारे के सारे मंत्री हैं वो डूब जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। महान्यायवादी के कर्तव्यों में से एक नहीं है, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश की होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये भी बिल्कुल सही है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है? नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये बात भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। यानी बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। नहीं शब्द और आता तो ये भी राइट होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 522 हो सकती है। होने को तो 552 हो सकती थी, लेकिन अब अधिकतम कितनी है? 550 है, क्योंकि 2 अंगल भारतीयों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। 542 क्यों है? 543 है। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों के सदस्य संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है। सही है क्या? हाँ, अनुसूचित जाति की 84 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें हैं, 1 और 12 और 1 13। ये बात भी सही है। तो इसमें सी और डी कहीं है क्या? हाँ है। कौन से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत एवं उच्चायुक्त के पद पर रहे। बी.डी. जत्ती, के.आर. नारायण, नेक्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वी.वी. गिरी, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, जी.एस. पाठक, नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायण। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो डी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और कोचरी रमन नारायण। उसके बाद में नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री रहे? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, रामा वेंकटरमन, वाई.वी. चौहान, प्रणब मुखर्जी। इसमें क्या एबीसीडी होगा, एबीसीडी होगा, या फिर एबीसी होगा, या केवल बी और डी होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये चारों के चारों हैं वो वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है? वित्त आयोग का, नीति आयोग का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, विधि आयोग का। इसमें एबीसी सही है, ए बी डी सही है, डी सही है, केवल सी सही है। इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्तों केवल बी सही है। नीति आयोग है।
योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। तो योजना आयोग है, नीति आयोग है। आपने जरूर कभी नाम सुना होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या सुना होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आपने जरूर कभी नाम सुना होगा राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आपने कभी सुना होगा मेरे दोस्तों राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आपने जरूर कभी सुना होगा मेरे दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद। कौन सी परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। इनका जो अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और जो नीति आयोग है या योजना आयोग है, इसका अध्यक्ष या प्रधान भी कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इनमें केवल नीति आयोग ही दे रखा है, तो बोनस मिल जाएगा भाई। इनमें है नहीं किसी में भी बी, केवल बी हो, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम अनुक्रम को ठीक कीजिए। के एम हेगड़े, पी एस संगमा, सोमनाथ चटर्जी। हेगड़े है ये रहे हैं, वो 1977 में बने थे और कब तक रहे, 1980 तक रहे। पी एस संगमा है ये 1996 में बने थे और कब तक रहे, 1998 तक रहे। सोमनाथ चटर्जी हैं ये कब बने थे, 2004 में बने थे और कब तक रहे, 2009 तक रहे। क्या ये क्रम सही लग रहा है, सही लग रहा है। दूसरा कौन सा है, शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल है ये 1991 में बने थे और कब तक रहे, 1996 तक रहे। नेक्स्ट बलीराम भगत, ये बल्ली है भाई, वो बलराम जाखड़ थे, बलीराम भगत हैं। बलीराम भगत 1975 में बने थे और कब तक रहे थे, 1977 तक रहे थे। तो ये क्रम गलत हो रहा है। और मनोहर गजानंद जोशी साहब हैं, ये कब, 2002 से लेके और 2004 तक रहे थे। तो ये क्रम सही नहीं बैठ रहा। इसमें सोमनाथ चटर्जी मैंने आपको बता ही दिया कब से कब तक रहे। सोमनाथ चटर्जी हैं ये 2004 से लेके 2009 तक रहे हैं। पी एस संगमा मैंने बता दिया कि कब से कब तक रहे, 1996 से लेके 98 तक रहे। ये क्रम भी नहीं बैठ रहा। मनोहर लाल जोशी, बलीराम भगत, मैंने कहा कि मनोहर लाल जोशी से पहले कौन बने थे, बलीराम भगत। तो इसका जो बैठ रहा है आंसर वो ए ही राइट आंसर होगा। पहले हेगड़े बने थे, उसके बाद में पी एस संगमा बने थे और उसके बाद में सोमनाथ चटर्जी बने थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 में। 93 जो नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इनका तो कोई रोल ही नहीं होता है, इनका भी कोई रोल नहीं होता है। संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति या विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन, नहीं भाई, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर कौन, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं संसद के निम्न सदन के साधारण बहुमत से। यानी निम्न सदन का मतलब, निम्न सदन का मतलब लोकसभा और उच्च सदन का मतलब राज्यसभा। क्या यह बात सही है क्या? अरे निम्न सदन का मतलब लोकसभा और उच्च सदन का मतलब राज्यसभा। क्या यह बात सही है क्या? हाँ ये बात सही है। तो लोकसभा के साधारण बहुमत से नहीं, संसद के राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा अकेला नहीं हटा सकता। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, यह भी गलत है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले के 2/3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के, उपस्थित सदस्य संख्या के और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होगा।
पारित होने के बाद में दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन है वो न्यायाधीश पर लगे हुए आरोपों की क्या करेगा, जांच करेगा। जांच के बाद उस सदन को यूं लगता है कि न्यायाधीश का पक्ष जानना जरूरी है, तो न्यायाधीश को स्वयं भी आ सकता है अपना पक्ष रखने के लिए, या किसी दूसरे सदन के सदस्य को भी, या कहने का मतलब किसी भी सदस्य को भेज सकता है। लेकिन न्यायाधीश के द्वारा रखे गए पक्ष से सदन क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उस न्यायाधीश को हटना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि आज तक इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है, तो पॉलिटी से संबंधित जो पर्सन है वो कंप्लीट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज 2.0 का टेस्ट जो आप लोगों ने दिया उसके सॉल्यूशन को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप नियमित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बस इसी शुभ आशीर्वाद के साथ नियमित रूप से आप लगे रहो साथियों। जो सपना आप लोगों ने देखा है वो जरूर पूरा होगा। बस अपनी मेहनत को इसी तरीके से लगातार आप लोग जारी रखो। तो विलंब ना करते हुए सीधा सवाल पे आते हैं। देखो, आज का जो पहला सवाल आप लोगों का यहां से शुरू होता है 96 से। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव जो है साथियों, उनको लेकर यह सवाल है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के क्या क्या प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों को ऑप्शन के आधार पर अपने को बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहला यह है कि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा में विक्षेपण होता है। तो बिल्कुल होता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में घूर्णन गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है और कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। मतलब मान लो अगर इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कोई हवा चल रही है तो वो अपनी दिशा के किस ओर मुड़ जाती है, राइट हैंड साइड, दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो दक्षिणी गोलार्ध में पवन की ये दिशा है तो वो अपनी दिशा के लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर मुड़ जाती है। तो पवनों की दिशा में क्या हो जाता है साथियों, विक्षेपण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं अपन, दिन रात का निर्माण व इनकी अवधि में परिवर्तन। देखो साथियों, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात का निर्माण तो हो सकता है, लेकिन दिन रात की अवधि में परिवर्तन जो है साथियों वो नहीं होगा। दिन रात की अवधि में परिवर्तन का कारण हो जाता है परिक्रमण गति। ठीक है साथियों, परिक्रमण गति से दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। तो यहां पर दूसरा जो ऑप्शन है वो आधा सही है लेकिन आधा गलत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर फिर हम बी ऑप्शन जो है वो नहीं रखेंगे। तो सी पढ़ते हैं, केंद्रों प्रसारित बल की उत्पत्ति होती है। मतलब अब भी जो अपकेंद्रीय बल होता है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक था। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण केंद्रों प्रसारित बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये पृथ्वी के मध्य भाग का दीर्घ वर्ताब होना, ये भी बिल्कुल ठीक है। मध्य भाग का दीर्घ वर्ताब होने का मतलब यहां पर क्या है विद्यार्थियों, जो भूमध्य रेखा है वहां पृथ्वी की मोटाई जो है वो ज्यादा है, जबकि ध्रुवों पर उसकी मोटाई जो है वो कम है, चपटी है ध्रुवों पर। ठीक है, तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है कि वो भूमध्य रेखा पर ज्यादा उभार उसके अंदर है और ध्रुवों पर उतना उभार, भूमध्य रेखा जितना उभार उसके अंदर नहीं है। तो यहां देखो ये लिखा दीर्घ वर्ताब, मतलब दीर्घ वर्त का निर्माण होता है कहां पर, मध्य भाग के अंदर, और मध्य भाग में क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। तो ये भी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो 1, 3 और 4 वाला जो ऑप्शन है विद्यार्थियों, ए सी डी, ये जिस भी ऑप्शन में आपको मिल रहा है वही आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर है। तो देखो कहां पे आ रहा है, ए सी डी, बी वाला जो ऑप्शन है विद्यार्थियों ये हमारे सवाल का जवाब होगा। अब आप लोगों ने क्या इसका आंसर किया, तो आप लोग एनालिसिस करना, कहां आप लोगों ने गलती की, कहां आपसे चूक हो गई सवाल को करने में। चलो अगला क्या था, ये टाइम कैलकुलेशन का सवाल है, बड़ा ही शानदार। तो इसको आप देखो कैसे सोल्व करोगे, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। वैसे तो कह रहा है यदि भारत का मानक समय, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है। और जब भी मैंने आप लोगों को समझाया ये सवाल तो हमेशा आप लोगों से कहा कि बेटा हमें सबसे पहले 0 डिग्री बनाना है, जीएमटी बनाना है, उसके बाद जैसा जैसा सवाल कहे वैसा वैसा कैलकुलेशन अपने को निकालनी है। देखो ये कह रहा है कि यदि भारत का मानक समय, तो भारत का मानक समय का मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत की मानक समय तो ये रेखा यही है। और कह रहा है कि यहां पर 7:55 AM का समय है।
तो भाई 7:55 AM मैं लिख लेता हूं यहां पे। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का टाइम ये हो गया, ठीक है। फिर कहता है तो भारत के पूर्वी बिंदु का स्थानीय समय क्या होगा। देखो साथियों, जब भी हम टाइम कैलकुलेशन के अंदर स्थानीय समय की गणना करते हैं तो पूर्व की ओर समय जुड़ता है और पश्चिम की ओर घटता है, जबकि सूर्योदय के समय की गणना में पूर्व की ओर क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं, और पश्चिम की ओर क्या करते हैं साथियों, आप समय सूर्योदय का जो समय है उसको जोड़ते हैं, पूर्व की ओर घटाते हैं, पश्चिम की ओर जोड़ते हैं, ठीक। तो यहां पर अपने को क्या करना है, यहां पर स्थानीय समय पूछ रहा है, तो पूर्व की ओर जब हम जाएंगे तो इस समय को क्या करेंगे साथियों, जोड़ेंगे, ठीक। जो आएगा वो, तो पूर्वी बिंदु किसका है, पूर्वी बिंदु है भारत का। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पूर्वी बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पे होता है, 97 डिग्री 25 मिनट, यही तो होता है। तो भाई इस देशांतर का टाइम जो है ना वो साथियों पूछा गया। तो आप बताओ 82.5 के पूर्व में होगा 97 डिग्री 25 मिनट, तो भाई इससे पहले तो नहीं लिख सकता ना मैं इसको, 82 से पहले तो लिख नहीं सकता, आगे लिखना पड़ेगा, 82 के बाद ही तो 97 आएंगे। तो यहां का जो टाइम है ना वो आपसे पूछा गया है, और वो भी कैसा, सूर्योदय का नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, स्थानीय समय पूछ रहा है साथियों, ठीक है। तो अब हम जब इतना काम अपना हो जाता है तो सवाल लगभग पूरा हो चुका है, सॉल्यूशन जो है उसका। तो इन दोनों देशांतरों के बीच का क्या निकाल लेते हैं अपन, अंतर निकाल लेते हैं, और अंतर आ गया साथियों 97 डिग्री 25 मिनट में से आपको 82.5 डिग्री जो है वो घटाने हैं, 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो घटाने हैं, ठीक है। तो आपको देखो मैंने बता रखा है कि यहां जो मिनट की संख्या वो 25 है और ये 30 है, कैसे घटाओगे, तो यहां से 1 डिग्री निकालते हैं 97 की ओर से, तो 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो 60 मिनट के बराबर है, उसके आधार पर आप इसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो 25 और 60 जुड़कर कितने हो गए 85, 85 में से आपने निकाल दिए कितने 30, तो बताओ कितने बचे 50, 50 मिनट बच जाएंगे, ठीक है। 85 में से गए 30, कितने बचे 50 बचे भाई, ठीक है, सही होगा ना भाई। 30 तो 30 ये और 55 बचेंगे साथियों, यहां कितने बचेंगे 55 बचेंगे भाई। 30 60 है, 60 में से 30 चले गए तो 30 और रह गए, और 25 ये तो 55 हो गए ना, ठीक है। अब यहां 97 में की जगह कितने रह गए 96, 96 में का मतलब हो गया 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, और 8 में से 8 जो है वो बच जाएंगे आपके 1, 9 है, तो कितने डिग्री रहेंगे ये आपके, अभी 1 चला गया 96 रहेंगे, ठीक है। तो 9 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे 8 चले गए तो 1 बचेगा, ठीक है। 14 डिग्री 55 मिनट का क्या हो जाएगा बेटा, अंतर हो जाएगा। इस अंतर को हमें 4 से कैलकुलेट करना है, गुणा करना है, और वो मैंने बता रखा आपको कैसे करोगे। तो 14 डिग्री और ये हो गए 25 मिनट, 14 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 1 5, तो ये कितने मिनट हो गए 56 मिनट। और इसको भी हम 4 से गुणा कर लेते हैं, 25 चौक 100 सेकंड हो गए, ठीक, 100 सेकंड, ये 14 55 है ना ये, तो इसको तो 55 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20, फिर ये 2 बचेंगे इधर, और 5 चौक 20 और 2 22, 220 सेकंड हो गए। तो 200 और ये कितने मिनट है आपके पास 56 मिनट है। अब क्या करना है पानी मंगवा लेता हूं साथियों एक बार। चलो तो देखो अपन ने यहां तक कर लिया इसको, अब क्या करेंगे, तो ये तो 56 मिनट और ये 220 सेकंड हो गए, ठीक है ना। तो 220 सेकंड को अपन मिनट में तो बदल ही सकते हैं भाई। तो जब आपने इसको मिनट में बदला, 6 का भाग दिया 60 के आधार पर, मिनट से बदलोगे तो 36 18, ठीक है, 180, पानी लेके आना एक बार, 180 और बचेंगे पीछे 40, तो इसका मतलब ये हो गया 36 18 मतलब यहां पर 3 मिनट और 40 सेकंड का निर्माण हो जाएगा 220 सेकंड में, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें कि ये मिनट की जो संख्या और ये भी मिनट की संख्या है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं ना डायरेक्ट ही। तो 56 और ये 3 कितने हो जाएंगे 59, 59 मिनट हो गए, और कितने सेकंड बचेंगे साथियों 40 सेकंड बचेंगे। तो ये जो टाइम आया है 59 मिनट 40 सेकंड का, इस समय को मुझे क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। किस समय के अंदर, जो 7:55 दिया है ना उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्थानीय समय निकाल रहा हूं और जिस देशांतर का मुझे समय दिया हुआ है मैं उसके पूर्व की ओर जा रहा हूं। तो स्थानीय समय निकालते हैं तो पूर्व की ओर टाइम को जोड़ते हैं। तो 7:55 में मेरे को 59 मिनट 40 सेकंड जोड़ने हैं। जोड़ना भी यहां पर एक आर्ट है, कैसे जोड़ेंगे ध्यान से जोड़ना
पड़ता है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, 59 है, ये 55 है, और इसमें जोड़ने कितने आपको 59 और 40 जोड़ने। ठीक है, जोड़ लेते हैं। ये 40 के 40 तो ऐसे रहेंगे, 59 और ये 55, ये हो गए 9 और 5 14, 10 और 1 11, और ये हो गए 7। ठीक है, तो अब 7 बजकर 114 मिनट तो होंगे नहीं ना कभी, तो 114 मिनट में से अपन 60 मिनट निकाल लेते हैं, 1 घंटा। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहां से 60 मिनट मतलब 1 घंटा निकाल लिया, तो इधर जो है वो कितने मिनट बचेंगे अब, 40 और 14 कितने हो जाएंगे, 44। तो देखो ये 7 के साथ 1 जुड़ जाएगा, तो 8 बज गए, और ये हो गए कितने, 44, और आगे आ जाएंगे कितने आपके पास, 40। क्या समय दे रखा है, एएम दे रखा है, तो टाइम जो है साथियों किस में रहेगा, एएम में ही रहेगा, क्योंकि हमने ना तो 12 घंटे पार किए और ना ही 12 बजे के आगे हमारा समय गया। तो अपना टाइम हो जाएगा 8 44 40। कहां पे आ रहा है, 8 44, कुछ गड़बड़ कर दी क्या पढ़ने, ये 7:55 है। ठीक है, और 59 मिनट और 40 सेकंड भी आ गए, 9 और 5 14, ठीक है, 5 और 5 10, और 1 क्या होगा 11, 114 ही आएंगे, और 114 में से मैंने निकाल लिए 60। तो अच्छा, यहाँ विद्यार्थियों कितने आएंगे, 54 आएंगे ना, क्योंकि देखो ये 114 है, 114 में से आपने 60 निकाल लिए, तो 54 बचेंगे ना, तो 54 रहेंगे। तो 8 54 40। ठीक है, तो ये आपके इस सवाल का साथियों आंसर होगा 8 54 40 AM। सी जो ऑप्शन है वो आपके सवाल का आंसर होगा। और टाइम कैलकुलेशन का था, बिल्कुल सिंपल और आसान था। अब आप लोगों ने इसको कैसे किया, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है ये सवाल। और अगर मैं इस सवाल की बात करूं, तो इस तरीके का एक सवाल आपको निश्चित एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा साथियों, और आपको उसको बिल्कुल सही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना भाई आराम से। चलो अगला देखो, ग्लोब पर ध्रुवों के मध्य 1 डिग्री के अंतराल पर, देखो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, ये ग्लोब की बात कर रहा है। तो ये ग्लोब हो गया बेटा। ठीक है, तो ग्लोब हो गया, और ये आपके भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश। अब कह रहा है कि भाई 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, क्या इनको मैं रेखा के रूप में अंकित कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन मैं 89 तक तो अंकित कर सकता हूं, 89 तक तो बन जाएंगी। ठीक है, तो 0 से 89 इधर हो गए और 0 से 89 इधर हो गए। बताओ इनको वो काउंट करो कितने हुए, 89 और 89 कितने हुए, तो ये हुए 9 9 9 9 18, और ये हो गया 8 16 1 17, 178 डिग्री। अब 178 डिग्री तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हुई ना, एक आपके पास क्या इक्वेटर भी तो है, भूमध्य रेखा, तो +1 करोगे तो 179 डिग्री हो जाएंगी ना। तो आपका आंसर जो है विद्यार्थियों यहां पर 179 डिग्री होना चाहिए। सी ऑप्शन हमारे इस सवाल का आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस सवाल को इतना घुमा फिरा कर लिखा हुआ है। बाकी इसका मेन तो सीधा यही है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 179 होती है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो क्या है, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन जो है विद्यार्थियों आपको कूट दिया गया है, उसके आधार पर सत्य कथन का चुनाव जो है वो आप लोगों को करना है। पढ़ते हैं कथन क्या दिए गए हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, मतलब पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री का, वो ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल है भाई, तो पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन है उसके 2 रीजन मेन होते हैं, एक तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और दूसरा होता है आपके पृथ्वी की आपके परिक्रमण जो गति है वो। दोनों ऑप्शन में है, तो दोनों में से हमें अगर एक का चुनाव करना है तो हम लोग झुकाव को जो है उसका चयन करेंगे, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। ठीक है, क्योंकि अगर केवल परिक्रमण गति ऋतु परिवर्तन का कारण होती या ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती, तो फिर तो सभी ग्रहों पर ऋतु परिवर्तन होता, क्योंकि सारे के सारे ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति तो करते ही हैं। तो क्या सभी ग्रहों पर ऋतुएं बनती है? नहीं बनती। इसका मतलब केवल परिक्रमण गति ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है वो भी ऋतु परिवर्तन का मूल कारण है, मुख्य कारण है। यही कारण है कि हमारे सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं, पृथ्वी और मंगल, जिन पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। कारण यही है कि दोनों ग्रह अपने अक्ष से झुके हुए हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, उसी प्रकार मंगल भी अपने अक्ष से 25 डिग्री जो है साथियों झुका हुआ है। तो ये कथन जो है यहां पर पहला वो बिल्कुल ठीक है।
दूसरा पढ़ते हैं, सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त बनाती हैं। तो बिल्कुल साथियों, सभी जो देशांतर रेखाएं हैं वो दीर्घवृत्त वृहद वृत्त का निर्माण करती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं में ये गुण नहीं होता। अक्षांश में केवल हम लोग भूमध्य रेखा की बात कर सकते हैं कि अक्षांशों में केवल भूमध्य रेखा ही वृहद वृत्त का निर्माण करती है। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आप पृथ्वी पर, अगर आप देखो अक्षांश की बात कर रहा हूं तो केवल भूमध्य रेखा एक दीर्घवृत्त है, वृहद वृत्त है, लेकिन जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो, अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है साथियों वो कम होती जाती है। इसका मतलब सभी अक्षांश रेखाएं वृहद वृत्त का निर्माण नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त का निर्माण कर सकती हैं क्योंकि लंबाई में समान होती हैं। तो सभी देशांतर रेखाएं वृहद वृत्त का निर्माण करती हैं या बनाती हैं साथियों, ये बिल्कुल ठीक है। ए और बी जहां पर भी आ रहा है ऑप्शन में वो बिल्कुल ठीक है। देखो ए और बी आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं आ रहा, इसको हटा सकते हो। ये बी ऑप्शन आ रहा है, ए नहीं आ रहा इसके अंदर, इसको भी हटा सकते हो। तो अभी अपन या तो आंसर करेंगे ए बी सी या करेंगे उपरोक्त सभी। हो नहीं सकता क्योंकि अभी देखते हैं, क्योंकि अभी तो एक दो कथन ही पढ़े, हो सकता है आगे पढ़ते हैं। देशांतरों के मध्य अधिकतम विस्तार विश्वतीय क्षेत्रों में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ये सी वाला जो ऑप्शन है साथियों वो बिल्कुल राइट है। कैसे, क्या कहना चाह रहा है? देखो ये कह रहा है कि भाई दो देशांतर रेखाएं जो होती है ना, जैसे मान लो कि ये 0 डिग्री देशांतर है, अब ये अगला 1 डिग्री देशांतर रेखा हो गई मान लो, तो यहां पर इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच का जो डिस्टेंस होता है साथियों वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो दो देशांतरों के मध्य अधिकतम जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। जैसे ही आप ध्रुवों पर जाओगे तो देशांतरों के बीच की दूरी 0 हो जाती है। तो कह रहा है कि देशांतरों के मध्य अधिकतम विस्तार विश्वतीय क्षेत्रों में, मतलब कि भूमध्य रेखा पर मिलता है। तो बिल्कुल ठीक है, सी वाला ऑप्शन भी साथियों राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति। कोरियोलिस बल जो होता है वो पृथ्वी की, पता है अपने को, अक्षीय घूर्णन से होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है भी, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है उसी से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जो ध्रुवों पर अधिकतर और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर विद्यार्थियों उपरोक्त सभी जो कथन है वो आप लोगों के क्या होंगे, सही होंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो गया साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के सभी कथन जो है वो क्या रहेंगे भाई, सही रहेंगे। चलो अगला जो सवाल है साथियों उसकी ओर बढ़ता हूं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यह भी सवाल आपकी वायुमंडल की परतों को लेकर पूछा गया है। देखो, वायुमंडल की डी जो परत होती है, सबसे निचली परत है, आयन मंडल की सबसे निचली परत होती है, और डी परत से हमें पता है दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन भी होता है, और यहां पे किसका आयनीकरण होता है, तो नाइट्रोजन का आयनीकरण होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पे ए के लिए कि दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक है भाई। एक के साथ हम एक जोड़ देंगे, तो जैसे आपने एक के साथ एक जोड़ा तो एक, और तीसरा जो ऑप्शन है वो आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, ई परत को क्या कहते हैं? ई परत को कहते हैं कैनेली हेविसाइड, और एफ परत को कहते हैं एफ्लेटन, और जी परत से सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता ही है। तो यहां पर 1, 2, 3 और 4 सेम जो है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आंसर यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो आराम से आप इसका आंसर कर दोगे साथियों। चलो अगला सवाल देखो क्या है, वायुमंडल की परतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव जो है वो अपने को करना है। तो पढ़ो भाई क्या क्या कथन दिए गए हैं। सबसे पहले लिखा है कि समताप मंडल की अधिकतम ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है, बिल्कुल गलत है। समताप मंडल की अधिकतम ऊंचाई ध्रुवों पर होती है साथियों, भूमध्य रेखा पर नहीं होती, क्योंकि बेसिकली देखो आप लोग ऐसे पढ़ते हो कि जब हम पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की परतों के ऊपर चलते हैं तो क्षोभ मंडल का विस्तार इस तरीके से होता है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। लेकिन इसके ऊपर जब हम क्षोभ सीमा की बात करते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत होती है, मतलब लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में हम लोग आ जाते हैं भूमध्य रेखा पर, और इसके ऊपर फिर आता है समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब आप एक चीज नोट करना, यहां देखो 8 से ये मान लो 10 किलोमीटर हो गए हैं यहाँ पे, तो 10 से 50 के बीच में तो है ध्रुव पर, मतलब लगभग 40 किलोमीटर के एरिया में, और यहां पर 20 से 50 के बीच में मतलब 30 किलोमीटर के एरिया में। इसका मतलब दिक्कत क्या है कि भूमध्य रेखा पर उसका विस्तार जो है वो कम होता है, जबकि ध्रुवों पर उसका विस्तार, समताप मंडल का विस्तार जो है वो अधिक होता है, ठीक है साथियों। तो इसका मतलब हुआ पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, ठीक। तो इसको हम गलत में रखेंगे भाई। दूसरा देखो साथियों, अब ए जहां पे भी आ रहा है, ए जहां पे भी वो कह रहा है कि भाई ये सही है, उस ऑप्शन को तो आप वैसे ही हटा सकते हो। इसका मतलब यहां पर ये भी हट गया और ये भी हट गया, ठीक है, क्योंकि ए आ रहा है दोनों में और ए तो गलत है। तो अब बताओ बी सी डी आंसर हो सकता है, लेकिन उपरोक्त सभी तो आंसर नहीं हो सकता ना।
उपरोक्त सभी तो आंसर नहीं हो सकता, तो बस फिर दिक्कत कहाँ है, इसको भी हटाओ, ऑप्शन सी आंसर हो गया, बात खत्म। दूसरा कथन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आगे देख सकते हो आप लोग कि आयन मंडल की जी परत जो होती है उसमें हाइड्रोजन का आयनीकरण होता है, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन का आयनीकरण होता है इसके अंदर। और निशादीप्त मेघ जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर की विशेषता है। निशादीप्त मेघ मीजोस्फीयर की विशेषता है। यार ये भी इसमें तो गलत है, दे रखा है? तो फिर तो ऑप्शन इसमें बैठ ही नहीं रहा, ऑप्शन नहीं बैठा ना, गलत पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है ये तो सत्य, तो फिर ये तो बी सही है, सी सही है। अच्छा फिर देखते हैं उपरोक्त सभी, हाँ तो हो जाएगा ना, ठीक है। देखते हो निशादीप्त मेघ स्ट्रेटोस्फीयर की विशेषता है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, सत्य कथन पूछ रहा है ना ये तो सी तो गलत हो गया क्योंकि निशादीप्त मेघ तो मीजोस्फीयर की विशेषता है। किसकी है? मीजोस्फीयर, ठीक है। तो ये दिक्कत है यहां पे थोड़ी सी सवाल में। आगे देखो, विक्टर मोरित्ज ने वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ये बिल्कुल ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहां पर देखो साथियों, इस सवाल के जो ऑप्शन है वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां पर बी और डी आंसर आना चाहिए था। ये इस सी को मैं हटा देता हूं यहां से, तब आप इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन रख लेना, ठीक है। लेकिन अब टेस्ट पेपर जो है उसमें ये सॉल्यूशन करवाएंगे, इसको सही रखेंगे, आंसर की में या तो स्टार रखेंगे या फिर इसको करेक्शन करके मैंने आपको करवा दिया है, ये आप ध्यान रखना। बी व डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है साथियों, गलत है, ठीक है। क्योंकि निशादीप्त जो मेघ होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं मिलते हैं, ये मीजोस्फीयर में पाए जाते हैं। उल्काओं की राख से निर्मित जो बादल होते हैं मध्यमंडल में मिलते हैं, उनको निशादीप्त मेघ कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स का विस्तार मिलता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, इनका विस्तार होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मुक्ता मेघ जननी बोलते हैं इनको। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों उत्तर रहेगा। आगे देखो, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के मार्ग की दिशा क्या होती है? कौन से गोलार्ध की बात कर रहा है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। अपने को पता है कि भाई जो पछुआ पवने हैं वो उपोषण उच्चवायुदा पेटी से उपध्रुवीय निम्नवायुदा पेटी की ओर चलेंगी। तो ये आ गई उपध्रुवीय निम्नवायुदा पेटी, ठीक है, उपध्रुवीय लो प्रेशर पेटी। अब आपको पता है कि हवाएं तो इसी प्रकार से आएंगी, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है तो इस प्रकार से हवाएं चलेंगी, ठीक है। अब ये हवाएं अपनी दिशा के बाईं ओर मुड़ती हैं, बाईं ओर मुड़ेंगी, इसका मतलब ये इस ओर मुड़कर चल रही हैं ऐसे, ठीक है, इस ओर मुड़कर चल रही हैं। तो अब इनकी जो दिशा है वो हो गई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो जहां भी आपको मिल जाए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की स्थिति ये रहेगी, ठीक है। आगे आते हैं, अगला देखो सवाल है, एक तरफ पवन के प्रकार यानी वायु के प्रकार दिए गए हैं और सामने उसका क्षेत्र दिया गया है कि कहां पर कौन सी पवनें चलती हैं। देखो हरमट्टान जो है वो चलती हैं गिनी तट पर, अफ्रीका महाद्वीप के गिनी तट पर चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको हरमट्टन पवन कहा जाता है। और हरमट्टान पवनों को आपको पता है डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। क्यों कहते हैं डॉक्टर पवन इनको? क्योंकि ये गिनी तट पर पहुंचकर वायुमंडलीय आर्द्रता को समाप्त करके वहां के वातावरण को मानव जीवन के लिए स्वास्थ्यप्रद बनाने का काम करती हैं, इसलिए हरमट्टन पवनों को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है गिनी तट पर, ठीक है। पोनंत कहाँ चलती है? कोर्सिका तट फ्रांस में चलती हैं। तो पोनंत आप जोड़ दोगे 3 नंबर के साथ कि पोनंत जो है वो कोर्सिका तट, और कोर्सिका तट का संबंध कहाँ से? फ्रांस से है, यहाँ चलती हैं भाई, ठीक है। फिर आती है बिलजर्ड, तो बिलजर्ड चलती हैं कहाँ पर आपके? अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत है साथियों, इस सवाल का चुनाव करने में समस्या है। क्या है? देखो बुरान का डायरेक्टली जो संबंध है वो आपके साइबेरिया से है, तो बिलजर्ड का संबंध भी आपके साइबेरिया से है, मतलब आप साइबेरिया दोनों का आंसर कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन अपने को सटीक का चुनाव करना है। तो बुरान तो डायरेक्टली आपके किस रिलेट करती है? साइबेरिया से करती है। और बिलजर्ड को आप किस रिलेट कर सकते हो? कनाडा, यूएसए और साइबेरिया। इसको देखो कनाडा भी अपन लिखेंगे, यूएसए भी लिखेंगे और साइबेरिया भी लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर देखो हमने स्पष्ट रूप से आगे एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो उसको, तो वहां पे लिखाया था मैंने आपको
कि यूएसए के अंदर इन बिलजर्ड पवनों को नार्दन कहा जाता है और साइबेरिया में इनको बुरान कहा जाता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। उस आधार पर यहाँ पर बुरान जो है वो साइबेरिया के साथ रिलेट करोगे और बिलजर्ड जो है वो आप रिलेट करोगे किसके साथ? यूएसए के साथ। तो अब हमारे सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? हमारे सवाल का जवाब होगा 4 नंबर सबसे पहले, और 4 के बाद आपका 1 में 4 आ रहा है तो 2 में 3 आ रहा है, 3 में आपके 2 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है, मतलब 4 3 2 1। ये जिस ऑप्शन में है वही आपके सवाल का जवाब है। तो डी ऑप्शन विद्यार्थियों आपके इस सवाल का जवाब रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कथन एक और कारण दे रखा है। ठीक है, पढ़ते हैं कथन क्या है। कह रहा है कि उपोषण वायदाब पेटी, उपोषण वायदाब पेटी, अब उपोषण वायदाब पेटी उच्च वायदाब की होती है, ठीक है ना, में तापमान की अधिकता, तो तापमान तो बिल्कुल अधिक होता है, के बावजूद निम्न वायुदाब मिलता है। ये गड़बड़ है, यहाँ पे निम्न वायुदाब नहीं होता, हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और उपोषण लिखा नहीं है उसमें, उच्च वायुदाब पेटी, अगर लिख देता तो फिर वो कथन बनता नहीं ना सही। तो उपोषण वायुदाब पेटी जो है वो हाई प्रेशर होती है और इसका कारण होता है पृथ्वी की घूर्णन गति और हवाओं का अवतलन। ठीक है, विश्वतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी की जो पवनें हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के क्षेत्र में अवतलित होकर वहां हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा है कि उपोषण वायुदाब पेटी में विश्वतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी का पेटी की पवनों का, पेटियों का अवतलन होता है, नहीं देखो पेटियों की पवनों का क्या होता है? अवतलन होता है। ठीक है, तो ऐसा ये ध्यान रखेंगे आप। तो कारण तो यहाँ पे आर जो है ना वो तो सही है, लेकिन कथन जो है साथियों वो गलत है। तो ए गलत है और आर जो है साथियों सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके इस सवाल का आंसर आप लोग रखेंगे। ठीक है, चलो ज्वार भाटा के सिद्धांत दिए गए हैं और साथ में उनके प्रतिपादक। देखो साथियों ये बहुत शानदार गजब का सवाल है, मतलब कि और यहां से लगभग परीक्षा में आपको एक सिद्धांत ज्वार भाटा का पूछता है, या फिर आपको 4 सिद्धांत देकर सामने उनके प्रतिपादक जो है उनको पूछ लेता है। तो ध्यान से विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से आप इसको याद करना। संतुलन का सिद्धांत, साम्यावस्था का सिद्धांत जो है वो न्यूटन का है। ठीक है, और गतिक सिद्धांत लाप्लास का है। नहरी सिद्धांत ये एयरी का है और प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हवेल का है। तो यहां पे अब आप जोड़ सकते हो, देखो इसको 1 में 1 2 में 3, 1 में 1 2 में 3, फिर 3 में 2 और 4 में 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए जो है विद्यार्थियों वही आपके इस सवाल का जवाब जो है वो रहेगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। निम्न में से किन परिस्थितियों में दीर्घ ज्वार, मतलब वृहद ज्वार, उच्च ज्वार, बसंत ज्वार और स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ति होती है? देखो दीर्घ ज्वार के कई नाम बताए मैंने आपको, ध्यान रखने। वृहद ज्वार आप इसको कह सकते हो, उच्च ज्वार आप इसको कह सकते हो, दीर्घ लिखा हुआ है ही, बसंत ज्वार हम इसको कह सकते हैं और इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग टाइड। तो ये सारे इसी के नाम जो है विद्यार्थी रहेंगे। तो यहाँ पे वृहद ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? भाई अमावस्या पूर्णिमा को होती है। अब अमावस्या को युति कहते हैं, पूर्णिमा को वियुति कहते हैं। अमावस्या को नवचंद्र कहते हैं तो पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र कहते हैं। अमावस्या को न्यू मून कहते हैं तो पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से अपभू उपभू मैंने आप लोगों को बताया था। तो अपभू में तो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की दूरी अधिकतम होती है तो ज्वार निम्न होंगे, जबकि उपभू की स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम स्थिति के कारण जो आकर्षण शक्ति है चंद्रमा की वो ज्यादा होगी और उस समय उच्च ज्वार का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये वो स्थिति क्या होती है? आपके पैरोजी की स्थिति होती है। ठीक है ना, उपभू का मतलब क्या होता है? पैरोजी। तो देखो अपोजी का मतलब हुआ अपभू। तो अपभू की कंडीशन में तो जो ज्वार आएंगे ना वो सामान्य से 20% कम ऊंचे होते हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में वृहद ज्वार नहीं आएंगे। पूर्ण चंद्र की कंडीशन में वृहद ज्वार आएंगे, नवचंद्र की कंडीशन में वृहद ज्वार आएंगे, पैरोजी की कंडीशन में भी वृहद ज्वार की उत्पत्ति होगी। मतलब BCD ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वृहद ज्वार की उत्पत्ति साथियों रहेगी। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया है। पूर्ण चंद्र को पूर्णिमा कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूर्णिमा का टाइम होगा, यानी कि वियुति का टाइम होता है, फुल मून का टाइम होता है, और नवचंद्र जो है वो अमावस्या को कहते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, नाम ही कंफ्यूज करता है एग्जाम के अंदर और कुछ नहीं करेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपके सवाल का जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के चक्र या गायर का भाग नहीं है। अगर मैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का सर्किल मेरे को लेना है तो देखो ये इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। अब मेरे को इसके ऊपर की जलधाराओं के नाम जो है वो बताने हैं।
तो सबसे पहले विषुवत रेखीय गर्म जल की धारा, उत्तरी अटलांटिक जो विषुवत रेखीय गर्म जल धारा हो गई सबसे पहली, ठीक है, विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। अगर इसके बाद वो नाम देता है अपने को तो हम लोग एंटीलीज और युकाटन का नाम ले सकते हैं। एक तो युकाटन का नाम आ सकता है, एक एंटीलीज का नाम आ सकता है। फिर ये दोनों मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, बाहर निकलती हैं तो गल्फ स्ट्रीम का निर्माण करती हैं, और फिर गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ते हुए उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट का निर्माण करती है। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है साथियों उसका निर्माण करती है, ठीक है। और ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट फिर आगे जाते हुए रेनेल का निर्माण कर सकती है, ठीक है। रेनेल जो है वो समाप्त हो जाएगी, फिर एक ठंडी जलधारा जो है उसका निर्माण होता है जिसको हम लोग कनारी कहेंगे, और कनारी के बाद वापस विषुवत रेखीय गर्म जलधारा से आकर ये मिल जाती है। तो ये गायर या चक्र का पार्ट होता है। अब इसके अंदर देखो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट का नाम दे रखा है, मतलब ये भी गायर या चक्र का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि नाम आ रहा है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम का नाम आ रहा है और कनारी का नाम आ रहा है, तो ये रहा कनारी। तो यहाँ पे पूर्वी ग्रीनलैंड जो जलधारा है वो इस गायर या चक्र का पार्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन होगा वो आपके सवाल का जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो असुमेलित युग्म हमें यहां से निकालना है। तो देखो एक तो लिखा है बोस्टन, एक लिखा है गैरो शिकागो प्रदेश, एक हार्डफोर्ड लिखा है, एक सिएटल लिखा है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक अपने उद्योग के साथ सही सुमेलित नहीं है, वो औद्योगिक नगर कौन सा है। देखो बोस्टन जो शहर है ना साथियों, इसको सूती वस्त्र उद्योग के लिए माना जाता है, जाना जाता है बोस्टन शहर। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद को कहते हैं। तो आपने पूर्व का बोस्टन भी पढ़ा होगा, पूर्व का बोस्टन भी साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। गैरो शिकागो प्रदेश ये यूएसए का लोह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हार्टफोर्ड शहर बीमा उद्योग के लिए है, यूएसए का ही है। और सिएटल जो है वो वायुयान या मैं कहूं विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है, ये आईटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं होता है साथियों, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है। तो 4 नंबर जो है साथियों ये आपके सवाल का जवाब है। कह रहा है कि कौन सी एक नगदी फसल, ये नगदी फसल है साथियों, नगदी फसल कृषि की विशेषता नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी एक नगदी फसल कृषि की विशेषता नहीं है, ये अपने को यहाँ पे कमेंट करके आंसर जो है वो बताना है। देखो क्या है इसमें, स्थानीय व कुशल श्रमिकों की प्रधानता होती है, बिल्कुल भाई। तो नगदी फसल कृषि है, यंत्रों मशीनों का उपयोग होता है, लेकिन इसमें गहन मानवीय श्रम की आवश्यकता भी साथियों जो है वो रहती है। तो कुशल श्रमिकों की प्रधानता होती है, बिल्कुल ठीक है। और वो श्रमिक भी कैसे होने चाहिए, स्थानीय होने चाहिए, ठीक है। झागी या चिर स्थायी फसलों की खेती की जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हर साल आप दूसरी फसल का उत्पादन करोगे, ऐसा नहीं होता है। फसलों के बागान विस्तृत समय के लिए विकसित किए जाते हैं और लगातार एक ही फसल का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। जैसे गन्ने के बागान विकसित कर लिए, या फिर रबड़ की खेती जो है उसको करना शुरू कर दिया, कॉफी के बागान विकसित कर लिए, ठीक। तो जो रोपण फसलों के अंतर्गत आते हैं आपके, इसके अलावा जो भी रोपण फसलें हैं उनसे संबंधित ये रहेगा। जैसे आप कॉफी की बात कर सकते हो, कोको की बात कर सकते हो, ठीक है, कहवा की हम लोग बात कर सकते हैं, रबड़ की बात कर सकते हैं, नारियल की बात कर सकते हैं, और गन्ने की बात कर सकते हैं, केले की बात कर सकते हैं। तो ये सब रोपण फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये चिरस्थायी या झागी फसलों के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, उत्पादन का अधिकांश भाग स्थानीय उपभोग में प्रयुक्त होता है। नहीं साथियों, स्थानीय उपभोग में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में होता है, एक बड़े स्तर पर इन पे उत्पादन होगा इस कृषि के अंतर्गत। तो स्थानीय उपभोग के अलावा भी बहुत सारा उत्पादन शेष रह जाता है, जिसको व्यापार के लिए ये लोग ये कृषि मुख्य रूप से करते हैं। मतलब ये वाणिज्य को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो इसका मतलब नगदी फसल कृषि का दूसरा नाम है ही आपके व्यापारिक कृषि, ठीक है। व्यापार को ध्यान में रखते हुए या इसको मुख्य मानते हुए ये कृषि जो है वो की जाती है। तो स्थानीय उपभोग में प्रयुक्त नहीं होता अधिकांश जो भाग है, ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। तो सी जो ऑप्शन है वो हमारे सवाल का जवाब होगा। और खेत का आकार बड़ा होता है, अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखो साथियों क्या है, विश्व की लगभग 90% लताओं का विस्तार किन वनों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो विश्व की जो 90% बेल होती हैं, लताएं होती हैं, और उनका वन विस्तार जो है वो कौन से वनों में मिलता है। तो सदाबहार वनों के अंतर्गत इनका विस्तार मिलता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलने वाली जो लताएं होती हैं उनको लियाना कहा जाता है,
क्या कहते हैं, लियाना। ये भी साथियों ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके सवाल का जवाब है। और इसी के साथ अपने जो भूगोल विषय के क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए हैं साथियों। और अगली टेस्ट से जो आप लोगों का रहेगा, आशा करता हूं कि उसमें आप लोग और भी बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजू हब के इस ऑनलाइन मंच पर। हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे जो टेस्ट सीरीज जो थी आपकी रीट ग्रेड 3 मेंस की जो टेस्ट सीरीज आपके साथ में चल रही थी, उसमें एक मुख्य पेपर आपसे लिया गया था। और आप ये मानिएगा कि यहाँ जो प्रश्न आपसे लिए जाते हैं वो आपको एग्जाम में देखते हुए मिलेंगे, सीधे छपते हुए आपको यहाँ से प्रश्न दिखते हैं। क्योंकि यहाँ का जो पैटर्न है, यहाँ जो पढ़ाया गया है, जो एग्जाम आपसे लिए जा रहे हैं, बड़े ही शानदार उच्च लेवल से आपसे लिए जा रहे हैं। और जब आपका एग्जाम होगा जनवरी माह में, तो आप खुद कहेंगे कि सर यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो लास्ट जो पेपर हुआ उसमें इकोनॉमिक्स विषय से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम आपके साथ में डिस्कस करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि संगठित क्षेत्र की विशेषता है रोजगार की नियमित अवधि, सरकार द्वारा पंजीकृत, नियमों तथा विनियमों का पालन और ऑल अवधिज। गौर कर लीजिएगा, क्षेत्र के आधार पर या मैं ये कहूं संगठनात्मक रूप में से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संगठित, दूसरा होता है असंगठित। संगठित क्षेत्र वह होता है जहां कुछ नियम सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य किया जाता है, जहां रजिस्टर्ड करवाया जाता है, नियमन होता है, पंजीयन होता है। और जबकि असंगठित क्षेत्र होता है जहां निश्चित नियम कानून नहीं होते हैं। तो साथियों, संगठित क्षेत्र में रोजगार की नियमित अवधि बिल्कुल प्राप्त होती है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होंगे। और उसके अलावा तीसरा हम आपसे बात करें तो नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही जवाब उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, दैट्स द राइट आंसर, यस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और ग्लोबलाइजेशन का यह प्रश्न है कि वैश्वीकरण के लाभकारी प्रभाव क्या है। साथियों, जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था से जब जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। और जब बात की जाए कि वैश्वीकरण के लाभकारी प्रभाव, तो विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। बिल्कुल साथियों, जब हम हमारी अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ में ज्वाइंट करते हैं तो कहीं ना कहीं विदेशी निवेश में लगातार क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। रोजगार में वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। विदेशी तकनीक का अंतर प्रभाव होगा। साथियों, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी वो हमें अन्य देश से प्राप्त होगी। जैसे हम बाड़मेर में तेल के कुएं खोजे गए, या फिर बांसवाड़ा के अंदर सोने की खदान खोजी गई। तो ये सब संभव किससे हो पाया, टेक्नोलॉजी से। जब हमने अन्य देशों से टेक्नोलॉजी को प्राप्त किया तो आज भारत अपने शिखर पर है, टॉप पर है। तो इसका मतलब ये भी इसका सही जवाब होगा। तो इसका भी सही जवाब क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। चलिएगा अगला प्रश्न में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी। तो साथियों, इसका सही जवाब रहेगा प्रोफेसर रमेश चंद्र दत्त ने। ये पुस्तक जो है ये 2 खंडों में लिखी गई थी, याद कर लीजिएगा, बड़ी सुंदर सी बात है। ये 2 खंडों में लिखी गई। पहला खंड 1902 में प्रकाशित हुआ, प्रथम खंड इसका, जबकि दूसरा खंड 1904 के अंदर प्रकाशित हुआ, दूसरा खंड। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां व कब आयोजित किया गया। साथियों, विश्व व्यापार संगठन जो कि वैश्विक स्तर पर विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। तो विदेशी व्यापार जो है, इस व्यापार को नियमित संगठित जो करता है वो सबसे बड़ा होता है आपका वैश्विक स्तर पर विदेशी व्यापार। उस विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन है डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ में सबसे जो प्रमुख होता है उसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन। यहाँ 2-3 प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न से कई प्रश्न निकलने भी आवश्यक है। एक तो पूछे कि अब तक विश्व में कुल कितने मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं, 13 हो चुके हैं। पूछे पहला कब हुआ, तो साथियों पहला हुआ, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जाए तो 9 से 13 दिसंबर 1996 को। कहां पर किया गया, सिंगापुर में। जबकि लास्ट जो इसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ वो हुआ साथियों 26 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 तक। और स्थान पूछा जाए तो कहां पर किया गया, अबू धाबी में। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप सभी लोग इसमें ध्यान भी रख सकते हैं कि जो भी मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन होता है उसके अंदर प्रत्येक जो भी इसके पार्टनरशिप जो देश होते हैं, सदस्य राष्ट्र जो है, उसका उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री इसके अंदर भाग लेता है। जैसे भारत की ओर से पीयूष गोयल इसके अंदर भाग लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, पेटेंट कितनी अवधि के लिए दिया जाता है। साथियों, जब से पेटेंट रजिस्टर्ड किया जाता है, रजिस्टर्ड से लेकर
और 20 वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट किसी संपत्ति का भी हो सकता है, भूमि का भी हो सकता है। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः किस राशि को मासिक प्रति व्यक्ति व्यय को आधार बनाया? साथियों गौर कर लीजिएगा, भारत में मोस्टली जो समितियां बनी उन समितियों ने सबने आधार भोजन को ही माना, लेकिन एक समिति बनी 2004-5 में, सुरेश तेंदुलकर समिति। इस समिति ने कहा कि जीवन जीने के लिए भोजन के अलावा अन्य कई प्रकार की आवश्यकताओं की होती है, इसलिए इसने अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया, जिसमें वस्तुओं को 2 भागों में बांटा, टिकाऊ और गैर टिकाऊ, और वस्तुओं को 2 भागों में बांटकर एक परिवार को आधार लेकर और इन्होंने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। और उस आंकड़ों में इन्होंने मासिक उपभोग व्यय के आधार पर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मासिक उपभोग खर्च बोल दीजिए आप इसको, मासिक उपभोग खर्च के आधार पर अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। और इन्होंने क्या बात कही कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अगर मासिक 816 रुपए खर्च करता है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए, और अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा है और प्रतिदिन 1000 रुपए खर्च करता है तो उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। ये आधार किसका है? तेंदुलकर समिति का। और यही राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले तो राजस्थान में 905 ग्रामीण क्षेत्र का है और शहरी क्षेत्र का 1002 है। किस समिति के अनुसार? सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार। ये रिपोर्ट आई साथियों 2009-10 में। नेक्स्ट, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निर्धनता मापन के लिए कितने आयाम व संकेतक को आधार माना गया है? तो ध्यान कर लीजिएगा, 3 आयाम है और 10 संकेतक है। ग्रेड सेकंड में भी इसी तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न की क्या खूबसूरती थी कि 2015-16 की तुलना में 2019 के बीच में राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक जो रिपोर्ट है इसमें कितने % की कमी आई? तो साथियों 2015-16 में राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में जो भारत का गरीबी प्रतिशत था वो था 24.85%, जबकि 2019 से 20 में ये हो गया 14.96%। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। इजी प्रश्न नहीं है, इनकी लैंग्वेज बड़ी शानदार है और इसी तरीके के एग्जामिनर आज से प्रश्न पूछते हैं। लगभग 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया था। चलिएगा अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? साथियों मुद्रास्फीति होती क्या है, एक छोटी सी बात हम जाने तो मुद्रास्फीति किसे कहते हैं कि जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो जब ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या किया साथियों? घाटे की वित्त व्यवस्था। जी नहीं, घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रास्फीति नहीं होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा। मुद्रा की पूर्ति में विस्तार करेंगे तो भी जो है मुद्रास्फीति नहीं रुकेगी। साख का विस्तार, साख गुडविल, पैसा बैंक ज्यादा देने लग जाएगी तो वैसे ही लोग ज्यादा खरीदेंगे तो कभी भी महंगाई नहीं रुकेगी, महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। मुद्रा की पूर्ति में कमी, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सबसे जो बेहतर इसमें कोई उपाय है तो वह है मुद्रा की पूर्ति में कमी। आप मुद्रा की मात्रा में कमी कर दीजिए, मुद्रा की मात्रा की अगर कमी करते हैं तो लोगों के पास में पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो लोग वस्तु कम खरीदेंगे तो वस्तु की कीमतें क्या हो जाएंगी? डाउन हो जाएंगी। यस, अगला प्रश्न, निर्धनता के विभिन्न सूचकों के माध्यम से देखा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सूचक के अंतर्गत आता है? आय का स्तर सामाजिक सूचक का अभाव नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, यस राइट, निरक्षरता, यस राइट, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता का अभाव। तो इसमें 2, 3, 4, दैट्स द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है? चालू व स्थिर मूल्यों के जीडीपी का योग, चालू व स्थिर मूल्यों के जीडीपी से अनुपात। साथियों देखिए, जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का हमेशा एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, निरंतर पूछा गया है, लगातार पूछा गया है कि नॉमिनल जीडीपी बट्टा रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। ये लगातार ये प्रश्न पूछा गया है कि नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई रियल जीडीपी। इसका एक फॉर्मूला है साथियों कि चालू जीडीपी बट्टा रियल जीडीपी बोलते हैं वास्तविक जीडीपी को, तो इसका फॉर्मूला है। और चालू व स्थिर मूल्य के जीडीपी से इसका अनुपात होगा, ना कि योग होगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट है, भारत में सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशो की स्वीकार्य रेंज कितनी है? साथियों मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था तो बार बार लिखाया था कि भारत में 3 से लेकर 15% तक सीआरआर की रेंज होती है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब रहेगा 21 सदस्य।
ऑल ओवर पूछा जाए आपसे कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 21 होते हैं, जिसमें साथियों एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख होंगे, और क्षेत्रीय कार्यालय कहां है आरटीआई के, देश के चारों महानगरों में, और 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होंगे, और 10 अन्य सदस्य होंगे। पूछा जाए आपसे कुल सदस्य कितने हैं साथियों, तो इसका 21 इसका सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता कौन है? वे कानूनी अधिकार जो उपभोक्ता को सामान और सेवाएं खरीदने के लिए प्राप्त होते हैं, बिल्कुल वे कानूनी अधिकार जो उन्हें धोखाधड़ी अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से बचाते हैं। वे अधिकार उपभोक्ताओं की बाजार में कमजोर स्थिति पर आधारित हैं। उपयुक्त सभी। यस, तो इसका सही जवाब रहेगा डी। विकास दर का निर्धारण किस अवधि से किया जाता है? जीडीपी से, जीएनपी से। बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है साथियों। इस तरीके के प्रश्न लगातार एग्जामों में पूछे गए हैं, नॉन स्टॉप ये प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसी उम्मीद की जा सकती है आपसे कि जब इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप लोग इनका सही जवाब दे सके। तो विकास दर का निर्धारण किस अवधारणा से किया गया है? तो साथियों जीडीपी से। किसी भी देश की विकास को जब मापन करना हो तो वो जीडीपी से मापन करना होता है, क्योंकि एक निश्चित समयावधि में किसी देश की आर्थिक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का कुल बाजार मूल्य का योग ही उस देश की जीडीपी कहलाती है। इसका मतलब अगर हमने किसी देश के जीडीपी का मापन करना तो उस देश की सीमा में जो उत्पादन होगा वही मापन होगा, और उसी क्योंकि और देश में चाहे वो विदेशी करें या भारतीय करें, और उत्पादन देश की सीमाओं में हुआ है तो इसका मतलब वो उस देश के विकास को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम होता है हमेशा ही घटता हुआ क्रम। तो ध्यान कर लीजिएगा, मैं बार बार बता चुका हूं कि भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का 55.3%, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है विद्वान साथियों 28.7%, और सेवा क्षेत्र का योगदान उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान है 16%। तो ऑल ओवर हम आपसे डिस्कस किया जाए तो सेवा उद्योग और कृषि, सेवा उद्योग और कृषि, तो सेवा को हम तृतीय क्षेत्र माने। ये तीर देख लीजिएगा, ये तीर गलत लगा रखे हैं। साथियों ये तीर ऐसे होंगे तृतीयक, द्वितीयक और प्रथम। 20 का सही जवाब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तीर थोड़े से हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। बाकी सही है। तृतीयक, द्वितीयक, सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का, फिर द्वितीय क्षेत्र का, और फिर प्राथमिक क्षेत्र का। चलिएगा, और यही प्रश्न अगर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो साथियों 45.92, 26 माफ कीजिएगा 43.92। ये योगदान भारत का है और ये योगदान राजस्थान का है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो इसका संबंध किससे है? एचडीआई से। ध्यान कर लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अभी 6 मई 2025 को एचडीआई की रिपोर्ट जारी की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो एचडीआई रिपोर्ट मेरे विद्वान साथियों जो आती है, इस रिपोर्ट का इस बार की थीम रखी गई है। तो सीधा प्रश्न यू भी पूछ सकते हैं कि 2025 की एचडीआई जो रिपोर्ट आई उसकी थीम क्या थी? तो ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ये रिपोर्ट रही। ध्यान कर लीजिएगा, रिपोर्ट आई है 6 मई 2025 को। और साथियों इस रिपोर्ट के अंदर भारत की जो रैंक है, बिल्कुल याद रखना होगा आपको कि भारत की रैंक कौन सी है? 130वीं। कौन से नंबर पर है? 130वीं। भारत का एचडीआई मान पूछे 0.685, और भारत मध्यम श्रेणी में शामिल होगा। भारत किस श्रेणी में शामिल होगा? मध्यम श्रेणी में भारत शामिल होगा। और भारत इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है,
और अंतिम स्तर की कुल मिला के 193 देशों की रिपोर्ट आती है। पहले स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस बार दक्षिणी सूडान रहा है। चलिएगा अगला प्रश्न, अंत्योदय अन्न योजना को कब से प्रारंभ किया गया साथियों? ये अटल बिहारी जी वाजपेयी का जो बर्थडे आता है 25 दिसंबर 2000 को इस अंत्योदय अन्न योजना को प्रारंभ किया गया। इस अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो स्पेशल बीपीएल जो होते हैं उनको एक परिवार को कुल मिला के 35 केजी अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो। कुल मिला के पूछा जाए तो 35 केजी इसमें अनाज प्रोवाइड होता है और इस योजना का प्रारंभ हुआ है 25 दिसंबर 2000 को। चलिएगा, एचडीआई की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? साथियों ये प्रश्न लगातार पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लगातार प्रश्न पूछा गया है और आप मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम में निश्चित ही 1 से 2 प्रश्न इस एचडीआई के होने वाले हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो अवधारणा है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा दी गई, जबकि इसमें संयोग किया गया था भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा इसका संयोग किया गया था। और इसी ऐसा ही प्रश्न एक सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि सेकंड ग्रेड में साहब एचडीआई जो है इसके आविष्कारक कौन है, तो वो मेघदूत देसाई है। एचडीआई रिपोर्ट कोई पूछे कि भारत की प्रथम एचडीआई रिपोर्ट कब आई 2001 में, राजस्थान की प्रथम एचडीआई रिपोर्ट कब आई 2002 में और भारत में प्रत्यक्ष से एचडीआई रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? एमपी, जिसने 1995 में अपनी एचडीआई रिपोर्ट जारी की थी। और कोई पूछे कि विश्व की सर्वप्रथम एचडीआई रिपोर्ट कब आई? 1990 में। किस देश की साथियों? जापान देश की। और यूं पूछा जाए कि एचडीआई रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम संस्थान है यूएनडीपी, इसके द्वारा प्रतिवर्ष ये एचडीआई रिपोर्ट जारी की जाती है। तो साथियों ये आपके इकोनॉमिक्स विषय से जुड़े हुए जो क्वेश्चन थे ये आपके साथ थे। इन प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे और आपको आपके एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले मेजर पेपर में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 129 है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी कि मोहनजोदड़ो से जो वृहत स्नानागार के प्रमाण मिले थे, ग्रेट बाथ के प्रमाण मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने जिसको ग्रेट बाथ की संज्ञा दी है, उसमें तालाब में जो सीढ़ियां हैं एक तो उत्तरी भाग में है और दूसरा दक्षिणी भाग में है। तो उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व दोनों में है और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1 और 2। ग्रेट बाथ वृहत स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में ग्रेट बाथ की सीढ़ियां बनी हुई हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एक तो ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है कि ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है, जिनमें नंबर 1 इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे आकाश के देवता, दूसरे अंतरिक्ष के देवता और तीसरे पृथ्वी के देवता। ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले जाबालो उपनिषद में मिलता है। 4 आश्रम जो 4 पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। 3 आश्रमों का उल्लेख है सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में और 4 का उल्लेख मिलता है सबसे पहले जाबालो उपनिषद में। तीसरा है ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। यह बात गलत है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। और 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भाग में, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त भाग है, इस पुरुष सूक्त भाग में इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट है कि प्रथम बोध संगीति, प्रथम बोध, ये जो बोध संगीत है इनको मिलान करना है कि जैसे प्रथम बोध संगीति की बात करें तो है राजगृह, दूसरी बोध संगीति की बात करें तो है वैशाली, सप्तपर्णी गुफा राजगृह, और ये वैशाली में है चुल्वग गुफा, चुल्वग गुफा वैशाली।
देखिए हम बात करें कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई है ये कालाशोक के शासन काल में। तीसरी बौद्ध संगीति है ये अशोक के शासन काल में। और चौथी जो बौद्ध संगीति है, इस चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में होगा? ये कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के समय। ऐसे चार बौद्ध संगीतियां। तीसरी बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। तो ये 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है। अगला है कौन सी अशोक के शासनकाल में प्रांतीय राजधानी नहीं थी? देखिए तक्षशिला ये गांधार की राजधानी, तोसाली एक तो है तक्षशिला, एक है तोसली, दूसरा है सुवर्णगिरी, चौथा है पाटलिपुत्र। ये कुछ राजधानी है, ये वैशाली नहीं है ऑप्शन में, ये इनकी प्रांतीय राजधानियां हैं। शुरू में प्रारंभ में कलिंग युद्ध से पहले प्रांतों की संख्या 4 थी और बाद में प्रांतों की संख्या बढ़कर हो गई थी 5। इनमें एक उज्जैनी और हो जाएगी। उज्जैनी ये और है। ऐसे 5 राजधानियां हैं, वैशाली नहीं थी। मनसब क्या है? देखिए मनसब होता है एक पद, ओहदा या पद होता है मनसब। अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी मनसबदारी प्रथा की। निम्न में कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं था? देखिए सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार है, कोर्ट का बहिष्कार था, विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार भी था, नमक कर के भुगतान का बहिष्कार, ये गलत है भाई, और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, इनके अलावा उपाधियों का बहिष्कार, उपाधियों का, सरकारी पदों का, इनका भी बहिष्कार किया गया था, लेकिन नमक करके भुगतान का बहिष्कार नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। और अगला 135 क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वानों की बात करें तो एक तो है चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई के बाद दूसरे हैं जयानक भट्ट, नेक्स्ट है विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, ये इनके पद्मनाभ इनके दरबारी हैं। इनमें हरिभद्र सूरी इनका जिक्र नहीं है, ये इनके दरबारी विद्वान नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 136 देखें कि नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि जो प्रारंभिक राजधानी थी सल्तनत काल की ये तो थी लाहौर, और लाहौर को राजधानी बनाई थी किसने? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाई थी ये इल्तुतमिश ने राजधानी बनाई थी। दिल्ली सल्तनत काल की सबसे बड़ी स्थायी सेना, जिसे राज्य द्वारा सीधे भुगतान किया जाता था, कि सैनिकों को नगद वेतन देना, घोड़े दागने की प्रथा, इन सभी की शुरुआत करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के दौरान राजस्व अधिकारी को कहते थे भाई अमील, राजस्व अधिकारी कहलाता था, ये अमील के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत काल की एकमात्र मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के मध्य इनका समय काल रहा है। और जो अस्मत बेगम है ये नूरजहां की मां थी, नूरजहां की माता, और नूरजहां ये जहांगीर की पत्नी है। युद्ध भूमि में मारा गया दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था इब्राहिम लोदी।
और ये भाई पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 युद्ध भूमि में मारा जाने वाला सल्तनत काल का एकमात्र शासक था। और अगले अपने क्वेश्चन है नहीं, इतने ही अपने क्वेश्चन थे इतिहास के।